हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर क्लास 12th हम डिस्कस कर रहे थे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करके एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स तक डिस्कशन फिनिश हो गया था और अब हम मेंस के क्वेश्चन पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं आपको अपनी नोटबुक और वो पेपर दिखाता हूं जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन था 113 जिसमें दो फंक्शन f और g दिए थे। स्क्रीन में आपके सामने, एक बार आप इसे पढ़ लें। इस क्वेश्चन को कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो स्टूडेंट्स को इसको समझने में दिक्कत आती है। मैं एक बार यहीं से फिर शुरू कर एक बार इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देन हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो 113 एक बार आप रीड कर लीजिए, फिर इसको हम अपनी नोटबुक में शिफ्ट करेंगे। क्या है सवाल, एक बार पढ़ लें। इस क्वेश्चन की बात चल रही है। f और g दो फंक्शन हैं जिन्हें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है। fn+1 का वैल्यू fn और f1 के समेशन के बराबर है, जहां n एक नेचुरल नंबर होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको पिक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन पिकिंग। आपको एक एक करके ऑप्शन पढ़ने हैं और चेक करना है कि ऑप्शन ट्रू है। जो ऑप्शन गलत है वो हमारा आंसर है, क्योंकि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब आता हूं मैं नोटबुक पे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक बार डिस्कस हो चुका है, एक बार मैं और इसको समझाता हूं और बेसिक्स से देखता हूं, कोशिश करता हूं एक बार और समझाने की। क्वेश्चन 113 पर एक बार फिर आ रहे हैं। कल कुछ बच्चों ने इस पे 2-3 बार क्वेश्चन किया था कि सर ये लाइन वो लाइन समझ में नहीं आई, तो 113 को मैं एक बार और नंबरिंग में ले रहा हूं। क्वेश्चन 113, f एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है और g एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है। g फंक्शन के बारे में कुछ दिया नहीं है, बस ये बोला है कि g इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, g इज एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन। जबकि f के बारे में एक जानकारी है कि fn+1 fn और f1 के सम के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fn+1 का वैल्यू fn+1 जो है वो fn और f1 के सम के बराबर है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। fn+1 fn और f1 के सम के बराबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। f एक फंक्शन है नेचुरल से नेचुरल तक, g भी एक फंक्शन है, g एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब ये मैंने क्वेश्चन की पूरी फ्रेमिंग आपके सामने लिख दी। एक बार यहाँ फिर से क्वेश्चन को देख लें आप, जितने बार देखेंगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगी। f और g दो फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है और ये दिया हुआ है कि fn+1 का वैल्यू fn और f1 के सम के बराबर है, fn और f1 के सम के बराबर है। इसके अलावा आपको दिया है कि जिस n के लिए ये फंक्शन डिफाइन किया गया है वो n एक नेचुरल नंबर है, जी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं डिफरेंट और उसमें से आपको पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट। तो 3 करेक्ट ऑप्शन को अलग करके जो गलत है आपको उसको ढूंढना है। अब कैसे करेंगे, देखिए मैंने जो बात समझाई थी उसको एक बार मैं और बेसिक से पहले बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन को समझने में डिफिकल्टी होती है, पहले वो इसके पहले बनाई हुई जो थ्योरी क्लिप्स है उसमें एक बार 1 मैनी 1 इनटू ऑनटू फंक्शन की डिटेल्स को पढ़ें, वो देखें कि किसी फंक्शन को 1 प्रूफ करने और ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल, ठीक है ना। कुछ बातें ब्रीफिंग में यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ इस सवाल में। देखिए 2 बातें आप पहले अपने माइंड में रखिए। अगर हम किसी फंक्शन को 1 बोलते हैं, अगर हम किसी फंक्शन को 1 कहते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन f है जिसे हम 1 कहते हैं, तो 1 कहने का मतलब होता है अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होगा। ये बात पहले आप अलग से समझ लीजिए। जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ वो एडिशनल है। इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें जो बता रहा हूँ फॉर्मूले हैं। अगर आप पिछले लेक्चर्स को पलटा के देखेंगे, इसके पहले 17-18 क्लिप बन चुकी हैं इस टॉपिक पे, तो वो क्लिप इसीलिए बनाई गई हैं छोटी छोटी, ताकि आपको जो टॉपिक देखना हो आप उस पर, जो थ्योरी क्लिप्स के नाम से बनी उसमें मिलेगा टॉपिक। तो अगर कोई फंक्शन 1 है तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, पहले ये जो फंक्शन 1 होता है वो इस रूल को फॉलो करता है कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होगा। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि किसी फंक्शन के 1 होने पर अगर fx1 fx2 की बराबरी करेगा तो x1 को भी x2 की बराबरी करनी पड़ेगी। ये एक 1 फंक्शन की पहचान है। अगर कोई फंक्शन अपने को 1 बोलेगा तो ये रूल वो फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक हो गया। अब इस बात को माइंड में रखिएगा, मैं कई बार बीच में इस्तेमाल करूंगा इसे, आप इसे याद रखें वकीलों की तरह। इसे सही समय पर हम पेश करेंगे सबूत के तौर पर, ठीक है। अब सुनिए ऑप्शन एक एक करके। पहला ऑप्शन लिखा है अगर f ऑन टू है तो fn बराबर n। पहला ऑप्शन क्या बोलता है राइटर, एक बार पढ़ लीजिए आप। ये लिखता है पहले ऑप्शन में कि अगर f एक ऑन टू फंक्शन होगा, ये नहीं कह रहा कि f ऑन टू है, यहाँ पर समझिएगा f ऑन टू है नहीं बोला उसने, वो कह रहा अगर f ऑन टू होगा तो fn को n ही होना चाहिए, यानी इसे आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। यानी 2 बातें मिला रहा। राइटर कह रहा अगर आप f को ऑन टू कहेंगे तो फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन अगर आप f को ऑन टू नहीं कहेंगे तो कुछ मानने की जरूरत। पहला ऑप्शन ये। तो देखिए आप
अगर इस फंक्शन के नेचर को समझने की कोशिश करें तो जो एफ फंक्शन है वो इस रूल को फॉलो कर, fn+1 बराबर fn+f1। ठीक है, मैं सबसे पहले n की जगह 1 अप्लाई करके देखता हूं क्या बनता है। देखते हैं, n की जगह 1 अप्लाई कीजिए तो n की जगह 1 अप्लाई करने पर ये बन जाएगा f1+1 f2 बराबर 2f। गौर से देखिएगा, अगर आप n की जगह 1 अप्लाई करेंगे तो ये f2 हो जाएगा, ये f1, ये भी f1 तो 2f1। और ऐसे ही आप अगर n की जगह 3 अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा f3 बराबर f2 प्लस f1। और ऊपर लिखा है कि f2 को आप 2f1 कह सकते हैं, तो ये टोटल 3f1 है ना। यानी इस फंक्शन की दी हुई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमें क्या आउटकम मिल रहा है, पहले आप उस पे जाएं। पहले हम उन बातों पे बात कर लेते हैं जो आ चुकी हैं ऑप्शन पढ़ने से पहले। ऑप्शन पढ़ने से पहले भाई हमें ये तो पता ही है कि ये फंक्शन एफ नेचुरल से नेचुरल है, जी नेचुरल से नेचुरल तक डिफाइन है। ये दोनों बातें हमको ऑप्शन पढ़ने से पहले ही पता है। हमको ये पता है कि fn+1 जो है वो fn+f1 रूल को फॉलो कर रहा है इनकी किसी भी वैल्यू के लिए। जी एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, ये हमको पता है। ठीक है ना, तो अपनी इन जानकारियों के आधार पर जब मैं इनको 1 लगा रहा हूं तो मुझे f2 पता लग जा रहा है और 2 लगा रहा हूं तो f3 पता। अब जैसे f2 और f3 आए हैं, इस आधार पर ये बात बिल्कुल कंक्लूड हो जाती है कि f4 अब जब आएगा तो वो 4f1 होगा, और जब f5 आएगा तो वो 5f1 होगा। समझते जाइए। और जब fn आएगा तो वो nf1 होगा। ये बात आप मानते हैं? इतनी बातें वैलिड हो चुकी हैं इस डेफिनेशन की बेस पे। अगर ये बात सच है तो इन बातों को सच होने से कोई नहीं रोक सकता, ये सारी बातें सच होती चली जाएंगी। अब पहला ऑप्शन पढ़िए आप, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्या लिखता है? अगर f ऑन 2 है तो fn को n होना चाहिए। हमें पता करना है ये सच है कि झूठ। fn को n होना चाहिए कह रहा, अगर f ऑन 2 है तो fn को n होना चाहिए। तो इस ऑप्शन 1 को हम चेक कैसे करेंगे, अब उस पे आइए। ऑप्शन 1 को मैं चेक कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 राइटर कहता अगर f ऑन 2 है, चलिए मान लेते हैं, लेट f इज ऑन 2। अब सुनिए, अगर f ऑन 2 है तो इसका मतलब कोडोमेन में हर एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए। कोडोमेन में हर एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए। और अभी डेफिनेशन के बेस पे हमने क्या प्रूव कर दिया है कि fn का वैल्यू nf1 के बराबर है ना। fn का वैल्यू nf1 के बराबर है। अब गौर करिएगा, fn का वैल्यू nf1 के बराबर है और इसकी मदद से हम सारी वैल्यू पता लगा पाएंगे। राइटर ने f को ऑन 2 बोल दिया है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर f1 का वैल्यू मुझसे चुनने को कहा जाए, अब रूल क्या है पहले वो समझे। वो कह रहा है कि f ऑन 2 है, f अगर ऑन 2 है तो इसका मतलब कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज बनने को तैयार। ऑन 2 फंक्शन का मतलब समझे, डोमेन और कोडोमेन के बीच में मैपिंग चलती है। ऑन 2 फंक्शन वो होते हैं जिसके कोडोमेन का हर एलिमेंट इंगेज हो जाता है डोमेन के एलिमेंट के साथ जुड़ने में। तो अगर f1 का वैल्यू मैं 1 अप्लाई कर देता हूं तब तो ये फंक्शन बन जाएगा fn बराबर, तब तो fn बराबर n और f1 बराबर 1। f1 1 है नहीं, मैं सिचुएशन बता रहा हूं। और अगर मैं f1 का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी लगा दूं, सपोज मैंने 2 लगा दिया, तो ये fn 2n बन जाएगा और f1 बराबर 2। ध्यान दिए। अब एक बात बताओ बच्चों, राइटर कह रहा है कि f को ऑन 2 बनाना आपकी जिम्मेदारी है भाई। वो कह रहा है f को ऑन 2 बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप f को ऑन 2 बनाएंगे तो उस केस में आपका fn क्या होगा हमें बताइए। तो मेरे बच्चों, जो f1 है वो मेरे हाथ में है, उसकी वैल्यू इस सवाल में 3 नहीं है, मेरी मर्जी में जो रखना चाहिए। मैंने 1 भी रख दिया, 2 भी रख दिया। ये तो तय था कि जो भी आएगा इंटीग्रल ही आएगा, तो 1 भी रख दिया, 1 के अलावा 2 भी रख दिया, 3 भी रख सकता था, 4 भी रख सकता था, कोई उसमें हेडेक मत। तो f1 को 1 रखने पर ये fn बराबर n आ गया। और अगर fn बराबर n आ गया तो इसका मतलब आप समझते हैं कि 1 का इमेज 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, 4 पे बनेगा। और ऐसा करने से कोडोमेन के सारे एलिमेंट ढक जाएंगे, इमेज बन जाएंगे और किसी को खाली नहीं रहना। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आपने गलती से fn को 2n बना दिया तो f1 का वैल्यू 2 आएगा और f2 का वैल्यू सीधे 4 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जो कोडोमेन में 3 बैठा है वो किससे जुड़ेगा? मैंने कल भी यही समझाया था कि कोडोमेन में बैठे हुए 2 और 4 को तो जुड़ने का मौका मिल जाएगा, लेकिन बीच में जो 3 और 5 आएंगे उनका। तो अगर मैं f1 की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी लिखता हूं तो हर स्थिति में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो बीच में कोडोमेन में रह जाएगी। जैसे मैंने 1 और 2 रख के आपके सामने समझाया। अब एक बार आप इस सवाल में f1 की जगह 3 रख के भी देखिए। जब आप f1 की जगह 3 रखेंगे तो ये fn 3n बन जाएगा। 3n का मतलब समझते हैं आप, f1 का वैल्यू 3 आएगा, f2 का वैल्यू सीधे 6 आएगा, f3 का वैल्यू 9 आएगा। तो बीच के नंबर कहां गए बेटे? कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट तो रह गए। इसका मतलब कंपलसरी है कि अगर फंक्शन को ऑन 2 देखना चाहते हो तो f1 को 1 के अलावा कुछ मत रखो। यही एकमात्र तरीका है जिससे कोडोमेन के हर एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ने का मौका मिल पाएगा। इसीलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि f अगर ऑन 2 है तो इस फंक्शन को fn बराबर n बनने के अलावा मुझे कोई विकल्प नहीं दिखा
दिखाई दे रहा है। अगर गलती से भी आपने F1 को 2, 3, 4 कुछ लिख दिया तो बीच के बहुत सारे एलिमेंट मारे जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। देखिए मेन प्रॉब्लम ऑप्शन 2 और 3 पे आई थी। ऑप्शन 2 क्या है, देखिए f is 1। ऑप्शन 2 में राइटर बोलता है f is 1 1। तो समझने की कोशिश कीजिए ना यार, इस सवाल में fn का वैल्यू nf1 के बराबर आ गया। अब अगर fn का वैल्यू nf1 के बराबर है तो f1 कुछ भी हो जाए, f1 कुछ भी हो, f2 उसका डबल होगा क्योंकि n की जगह 2 लगाएंगे, f3 उसका ट्रिपल होगा। इससे क्या पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी इमेज बनाएगा तो वो डिफरेंट होगी। सिंपल सा मुद्दा है, समझिए भाई। f1 की वैल्यू f1 होगी और f2 की वैल्यू इसकी डबल होगी। इस फॉर्मूले के आधार पे बोल रहा हूं। f3 की वैल्यू इसकी ट्रिपल होगी। अब एक बात बताइए, f1 अपनी वैल्यू कुछ भी रख ले। f1 ने कहा मैं 5 बनूंगा, बन जा 5। तो ये 5 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये 15, अगला 20। आपको नहीं लगता कि हर किसी की इमेज अलग अलग बनेगी? यही तो 1-1 की पहचान है कि डोमेन में बैठा हर एलिमेंट अपनी अलग अलग इमेज बनाए और एक बार जो एलिमेंट किसी की इमेज बन गया वो किसी दूसरे की इमेज ना। क्या आपको नहीं लगता कि इस डेफिनेशन में f3 बराबर अगर 3f1 आए तो f4 3f1 नहीं आ पाएगा? आप जानते हैं कि अगर f3 3f1 है तो f4 4f1। अब f1 की जगह आप चाहे 4 रखें, चाहे 8, चाहे 12, इन सबको सिमिलर कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि ये एक दूसरे के डबल, ट्रिपल, 4 गुना। इट मीन सबकी इमेज अलग अलग है। यही हमको प्रूव करना पड़ता है 1-1 करने के लिए। तो दूसरे ऑप्शन को भी मैं ट्रू बोलूंगा, इट इज 1-1, f is 1। अब ये बात नोट कर लीजिएगा कि f 1-1 भी है क्योंकि अगले ऑप्शंस में इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। f is 1-1 इसका इस्तेमाल आगे होगा और f is 1-1 ये बात ट्रू साबित हो चुकी है ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 3 में एक बार आते हैं। ऑप्शन 3 क्या है, देखिए FOG is 1-1 then G is 1। तीसरे ऑप्शन में कहता है if FOG is 1-1। यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं FOG 1-1 है नहीं। बस राइटर कह रहा अगर आप FOG को 1-1 मानते हो then G will be 1-1। ये है, वो कहता है अगर आपने FOG को 1-1 माना तो G की मजबूरी है उसे 1-1 बनना। ऐसा क्या? तो आइए चेक कर लेते हैं ना। तो मैंने कल कैसे शुरुआत की थी, मैंने कहा था मान लो दो एलिमेंट x1 x2 हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं। अब आपको मैंने अभी सिखाया, काले बॉक्स के अंदर अभी भी लिखा है कि 1-1 होने का मतलब होता है अगर fx1 fx2 के बराबर है तो अंदर के एलिमेंट भी बराबरी करके रहेंगे। अब राइटर कहता कि अगर FOG 1-1 है तो मान लो ना भैया, मान लो थोड़ी देर के लिए FOG 1-1 है। चलो मान लेते कि FOG 1-1 है। अगर FOG 1-1 है तो FOG x1 अगर बराबरी करेगा FOG x2 की तो ये दोनों मिलकर इंप्लाई करेंगे कि x1 भी बराबरी करेगा x2 की। ये 1-1 होने की पहचान है। अगर कोई फंक्शन 1-1 होता है तो उसके द्वारा बनने वाली इमेज का इक्वल होना ऑब्जेक्ट के इक्वल होने को एक्सप्लेन करता है। अब आप इस लाइन को अगले में लिख दीजिए f के अंदर gx1 और इसको लिख दीजिए f के अंदर gx2 बच्चों। और अब अपनी आंखों से देखने का तरीका जरा बदलिए। जिस लैंग्वेज में अब ये लिखे हैं तो आप गौर से देखिए, f के अंदर एक एलिमेंट लिखा है gx1 और f के अंदर दूसरा एलिमेंट लिखा है gx2 और f1-1 है। ये साबित हो तो मेरे बच्चों अगर f1-1 है तो फिर आप fgx1 अगर fgx2 के बराबर है तो ये लिखने का अधिकार आपको है कि gx1 भी gx2 के बराबर है क्योंकि f1-1 है। समझे ना बात को कि अगर f1-1 है तो f के द्वारा बनाई गई इमेजेस की बराबरी ये साबित कर देती है कि ऑब्जेक्ट भी बराबर है। और अब अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये इंप्लाई करता है x1 बराबर x2। और अब इस अंतिम लाइन को पढ़ के आपको सब समझ में आ जाएगा कि gx1 gx2 की बराबरी कर रहा है और ये इंप्लाई करता है कि x1 x2 की बराबरी करता है। और ये स्टेटमेंट बताता है कि सो g is also 1। तो क्या नतीजा निकला कि अगर FOG 1-1 है, ये नहीं कह रहा कि G 1-1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कई बच्चे सोच रहे थे सवाल में हमने ये साबित कर दिया कि G भी 1-1 है। कैसे कर सकते हैं यार, खुद सोचो। G एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, उसको मैं अचानक 1-1 कैसे साबित कर दूं? लेकिन राइटर कह रहा है कि अगर आपने FOG को 1-1 माना तो फिर आपको G को 1-1 मानना। ये है सवाल, ये नहीं कि G 1-1 है। सवाल ये है कि FOG अगर 1-1 है तो फिर G1। ये तीसरे ऑप्शन में, और इसको भी मैं ट्रू बोल, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन में जो बात साबित हुई है वो ट्रू है कि F1-1 ये F1-1 है। ये किसी कंडीशन के आधार पे 1-1 नहीं है। ये इटसेल्फ इस फंक्शन में जो शुरू में डिफाइन करने का तरीका अपनाया गया, इस तरीके के तहत मैं f को एक 1-1 फंक्शन करार देता हूं। तो ऑप्शन 2 किसी कंडीशन का मोहताज नहीं है। ऑप्शन 2 ट्रू है। ऑप्शन 1 जो है वो भी किसी कंडीशन पे बधा हुआ है। अगर f ऑन 2 है तब fn बराबर n हो, लेकिन अगर f ऑन 2 नहीं है तो fn बराबर n भी नहीं। पहली कंडीशन भी
रेस्ट्रिक्शन के साथ। दूसरा ऑप्शन परफेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। तीसरा ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन के साथ है कि अगर ये सच है तो फिर ये भी सच है, अगर ये झूठ है तो ये, ठीक है ना। और चौथा अंतिम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अब 3 सही हो गए तो चौथा गलत ही होगा, वही आंसर होगा इस सवाल का। लेकिन देख लेते हैं एक बार, इसमें लिखा है G is on to then FOG is 1-1। इसमें बोलता है कि if G is on to then FOG is 1-1। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ये कहता है if G is on to then FOG is 1-1, इसको प्रूव कर। ठीक है, G on to है, चलो मैंने मान लिया कि G on to है, हमको साबित करना है कि FOG 1-1 है। अब जैसा मैंने काले बॉक्स में बताया कि 1-1 प्रूव करने का तरीका यही होता है कि आप इमेजेस को बराबर माने तो ऑब्जेक्ट भी बराबर आने, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ। राइटर कहता है कि FOG को 1-1 प्रूफ करके दिखाइए अगर G on to है। ये बात सच है कि नहीं पता कर। If G is on to then FOG is 1-1। मान लीजिए दो एलिमेंट x1 x2 नेचुरल नंबर है। Let x1 x2 आर नेचुरल नंबर्स सच दैट FOG x1 बराबर FOG x2। मैं क्या करने वाला हूं आप समझ गए होंगे। मैं FOG को 1-1 पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बात के दम पर FOG 1-1 बन के दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा। तो मैंने FOG x1 को FOG x2 के बराबर मान लिया। अब टारगेट आप समझ गए होंगे कि मुझे साबित कर डालना है कि x1 भी x2 के बराबर है। अगर मैंने साबित कर दिया तो ये 1-1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो FOG x1 बराबर FOG x2 इंप्लाई करता है कि f के अंदर gx1 बराबर f के अंदर gx। ठीक हो गया। अब क्योंकि f 1-1 है, ऑप्शन 2 में हमने देखा कि f तो भैया 1-1 है, इसकी सत्यता को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस सवाल के आधार पर f तो ऑलरेडी 1-1 था। तो अगर f 1-1 है तो f से जब मैंने पूछा कि भाई तेरा gx1 और gx2 सेम इमेज बना रहे हैं, तो उसने कहा सर आप लिख सकते हो कि gx1 भी gx2 के बराबर है। ये मैंने क्या लिखा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अरे भाई ये इसलिए लिखा है क्योंकि f एक 1-1 फंक्शन है, तो अगर f ने gx1 की इमेज और f ने gx2 की इमेज सेम बनाई है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये भी सेम है। तो ये इंप्लाई करता है gx1 बराबर gx। अब gx1 बराबर gx2 अगर इसके दम पे मैं ये लिख पाया कि x1 बराबर x2 तो साहब ये 1-1 साबित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन एक बात आप बताइए, मैं किस आधार पर gx1 बराबर gx2 को देख के क्या हम x1 बराबर x2 लिख सकते हैं? कई बच्चे कहते हैं हाँ सर पिछले ऑप्शन में तो हमने साबित कर ही दिया था कि gx1 बराबर gx2 है, तो x1 नहीं साबित किया था। तीसरे ऑप्शन में हमने ये साबित किया था कि अगर FOG 1-1 है तब G1। हमने G को 1-1 साबित नहीं किया था, हमने शर्त के साथ हमने बोला था अगर FOG 1-1 है तो G1। हमने ये नहीं प्रूफ किया था कि G 1-1 हो गया। दूसरे ऑप्शन में जो हमने प्रूफ किया था उसको कह सकते हो कि F 1-1 है, वो सीना ठोक के F 1-1 है बोल सकते, लेकिन G 1-1 है नहीं बोल सकते। G 1-1 एक शर्त के आधार पर, और चौथे ऑप्शन में उस शर्त का पालन हो ना हो हमें क्या पता, इसीलिए G 1-1 है हमें नहीं पता। तो अगर G on to है तो G के on to होने के दम पे मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि gx1 बराबर gx2 doesn't imply x1 बराबर x, hence not, hence FOG। क्योंकि जब शुरू में FOG x1 को FOG x2 के बराबर हमने किया तो लास्ट में हमारा साबित हो गया कि does not imply x1 बराबर x2, hence FOG is not 1-1, यानी ये साबित हो गया कि ये 1-1 नहीं। तो is not 1-1 यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ एक बार, is not 1, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमसे पूछा था गलत क्या है, तो ऑप्शन 4 फॉल्स है और करेक्ट आंसर भी यही है क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा था तो नॉट करेक्ट चौथा। तो ऐसे कर लेंगे इसको, आगे बढ़िए। 113 किया था ये हमने, 114 में आइए एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें, इसको मौका दे रहा हूं मैं, लीजिए। अ फंक्शन fx is given by fx equal to 5 to the power x upon 5 to the power x plus 5, then the sum of the series f1 by 20, f2 by 20, f3 by 20, f39 by 20 is equal to। आपको इस सीरीज का सम निकालना, ठीक है ना। एक बार वापस आइए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देख ले, 114। fx बराबर दिया हुआ है और आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 114 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114। fx बराबर दिया है 5 to the power x अपॉन 5 to the power x plus 5 का वैल्यू दिया है 5 to the power x अपॉन 5 to the power x plus 5, और आपको जो सम निकालना है वो क्या है सुन लीजिए, f1 by 20, f2 by 20, और ऐसे ही करते करते 39th नंबर पे जो टर्म है वो 39 by 20। आपको ये समेशन निकालना है, सिंपल सा सवाल है। एक अंतिम बार आप इसको और देख ले फिर हम स्टार्ट करेंगे। अ फंक्शन fx is given by fx equal to 5x upon 5 की पावर x plus 5, then the sum of this complete series is equal to, आपको इसका सम निकाल। देखो जब भी ऐसा सवाल आता है तो किसी न किसी टिपिकल मैकेनिज्म पर आधारित होता है। जैसे इस सवाल में आने वाले नंबर्स की पहले पहचान करना, कैसे उठाते हैं ऐसे सवालों को, सीधे मैं उस पर आता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, जो ये नंबर आपको जोड़ने हैं हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि इसमें सिस्टमैटिक पैटर्न है ना। हमें fx का वैल्यू दिया है 5 to the power x upon 5 to the power x plus 5, जो हमारा पहला नंबर है वो 1 by 20 है f के अंदर, और लास्ट 39 by 20। और अगर हम फर्स्ट और लास्ट को जोड़ें तो फर्स्ट और लास्ट का सम कितना आएगा, देखिए 1 by 20 प्लस 39 by 20 इट इज 2, 40/20 2 आ गया।
इसका मतलब ध्यान देने की जरूरत है कि पहले और अंतिम को जोड़ के 2 और ये नंबर जो एफ के अंदर लिखे ये सब एपी बना रहे, ये भी आप जानते हैं 1/20, 2/20, 39/20 लगातार। तो आप ये भी जानते हैं कि एपी में फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के जितना आया, सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ के भी उतना आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ के भी उतना ही आएगा। तो इसका मतलब हर बार 2 आएगा। तो आपको क्या मैकेनिज्म पता लगा कि पहले नंबर पे अगर कोई वेरिएबल एक्स इस्तेमाल किया जा रहा है इस सवाल में, तो लास्ट नंबर पे इस्तेमाल किया जा रहा है 2 माइनस। आपने देखा ना, इन दोनों को जोड़ के 2 आया। इसका मतलब अगर मैं इसको x मानूं तो लास्ट वाला 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये जो फंक्शन नंबर 1 मुझे दिया है fx इक्वल टू 5 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x प्लस 5, अगर मैं इसमें x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो ऑन पुटिंग 2 माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए वी गेट f2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स प्लस 5, ऐसा मिल जाएगा। ध्यान देते रहिए। अब ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 5 टू द पावर x अपॉन ये भी बन जाएगा 25 अपॉन 5 टू द पावर x प्लस 5। मैंने क्या किया आप समझ गए होंगे, 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर x कर दिया। जब पावर घटती है तो रेशियो में लिखा जाता है टर्म्स को, तो ये 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x बन गया। ऐसे ये वाला भी 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x बन गया प्लस 5। अब थोड़ा सा इसको मुझे सॉल्व करने दीजिए, तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 5 टू द पावर x अपॉन 25 प्लस 5 टाइम्स 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। ये टर्म कट जाएंगे और नेक्स्ट लाइन में ये टर्म बन जाएगा 25 अपॉन 25 प्लस 5 इंटू 5 टू द पावर x। एक 5 कॉमन लेके काट दीजिए ऊपर नीचे से, तो ऊपर 5 बचेगा, ये 25 भी 5 बन जाएगा, इसका 5 ये उड़ जाएगा, तो 5 टू द पावर। तो क्या पता लगा, देखिए गौर करिए, सवाल की सुंदरता समझ में आ गई है। इस सवाल में fx को इस बनावट के साथ दिया है कि जब हम f2 माइनस एक्स निकालेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। अब f2 माइनस एक्स भी मेरे पास है, fx भी मेरे पास है, तो क्विकली हमें पता लगाना होगा कि f है और f2 माइनस एक्स का सम कितना। तो एक है 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5 और एक है 5 अपॉन 5 की पावर x प्लस। गौर करें, अगर मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स पलटा दूं इसमें, तो 5 की पावर x और 5 को आगे पीछे भी किया जा सकता है, और ऐसा करने पर ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और अब जोड़ने पर ये बन जाएगा 5 टू द पावर x प्लस 5 अपॉन 5 टू द पावर x प्लस 5, ये कट के 1। तो क्या सीखने मिलता है इस सवाल से कि fx और f2 माइनस एक्स जोड़ के 1, और अगर इन दोनों का सम 1 आ रहा तो आप इसका मतलब समझे कि पहले और लास्ट टर्म को जोड़ के 1 आ। और आप जानते हैं अगर ये एपी बिहेवियर है तो हर 2 टर्म जिनको जोड़ के 2 आ रहा है उनका समेशन फंक्शनल वैल्यू के बाद 1। जैसे ये इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करूं, जैसे सबसे पहले आप इसमें x की जगह 1/20 रख के देखिए। किस इक्वेशन में कह रहा हूं मैं, देखिए पहले मैं लिख देता हूं। हमने प्रूव कर दिया कि fx और f2 माइनस एक्स जोड़ के 1 आ रहा है, इसे बॉक्स में रख देता हूं। और अब आप बच्चों इसमें एक एक करके x की जगह सबसे पहले चलिए आप 1/20 लग, तो f1/20 प्लस f2 माइनस 1/20 39/20 होता है भैया, इनका सम 1 आ गया। अब एक बार आप x की जगह 2/20 रख के देखिए, तो ये 2/20 और इसका काउंटर आएगा 2 माइनस 2/20 यानी 38/20, इनको जोड़ के भी 1 आया। और ऐसे ही सब जोड़ जोड़ के 1 आते रहेंगे। कितने जोड़े बनेंगे वो सुनिए, कितने जोड़े बन जाएंगे टोटल बन जाएंगे 39 टर्म है तो 19 पेयर कम, माने कितने टाइम्स 1 आएगा, 19 टाइम्स, ठीक है। और एक टर्म जो बीचों बीच है वो बच जाएगा, वो जानते हैं कौन है, 1 से 39 के सबसे बीच में होगा 39 प्लस 1 40/2 20। तो जो f20/20 यानी f1 है, बस वो भी आप समझने की कोशिश करें कि f1/20 2/20 3/20 करते करते बीच में एक टर्म आएगा f20/20 जो कि f1 होगा। आइए f1 की वैल्यू अलग से निकाल लें। तो अगर हम इस फॉर्मूले में f1 को निकालना चाहें तो f1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए। f1 बराबर आ जाएगा 5 टू द पावर 1 अपॉन 5 टू द पावर 1 प्लस 5/10 यानी हाफ। तो f1 का वैल्यू हाफ आ गया और बाकी 19 जोड़ों में सबको जोड़ के 1 आ गया। तो टोटल इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग निकाल लें। 19 टाइम्स आपको 1 मिला है, टोटल 39 टर्म थे, 19 तो पेयर बन गए, हर पेयर का सम 1 और एक हाफ आया बीचों बीच वाला टर्म, तो आंसर आ गया 19.5। अब आप आंसर मैच करा ले, कौन सा ऑप्शन मैच कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 किया हमने, इसके बाद आगे बढ़िए 15 16 आप ट्राई करिएगा, 17 18 19 20 21 22 ये सब एक ही तर्ज पे हैं, 3 4 5 6 27 127 पे आइए अब सीधे, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो कराने संभव है मैं उनको ढूंढ के करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 और ये रहा आपका क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ लें आप इसे। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड log 10 बेस x क्यूब माइनस एक्स। मैं एक बार सवाल को स्क्रीन पे ले जाता हूं अपनी नोटबुक पे। fx इक्वल टू दिया है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया है, और log 10 बेस, एक बार देख लेते हैं, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर तो सही है, प्लस log 10 बेस x क्यूब माइनस, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया। गौर करते रहिए, यहाँ देखते रहिए। fx है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 10 बेस x क्यूब माइनस एक्स, ऐसा दिया हुआ है।
द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स बेस 10। आपको इसको सॉल्व करके बताना है इसका डोमेन ऑफ क्या है। डोमेन ऑफ डेफिनेशन का मतलब होता है आप एक्स की जगह क्या क्या लगा सकते। अब क्यों पूछा ये सवाल सुनिए। वैसे तो सारे रियल नंबर हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये जो फंक्शन दो दिए हैं आपको, आप ऐसे ही एक्स लगाने मतलब आप ऐसे ही एक्स लगा सकते हैं जिनसे ये मीनिंगफुल रहे। यहाँ पर ध्यान दें, आपको जब डोमेन निकालना होता है तो आपको ये पता करना होता है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आपके एक्सप्रेशन को मीनिंगफुल बना रही। एफ एक्स है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 10 बेस एक्स क्यूब माइनस। अगर मैं पहले अलजेब्रिक फंक्शन को उठाऊं तो इसके डिनोमिनेटर पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है जिसे 0 नहीं होना। आप समझते हैं कि जब हम दो फंक्शंस के समेशन का डोमेन निकालते हैं तो हमें दोनों फंक्शन से बारी बारी पूछना पड़ता है कि आप लोग क्या रखना पसंद नहीं करेंगे, या उनसे ये पूछना पड़ता है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिससे आपको तकलीफ, जिससे आप मीनिंगलेस हो जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो जब मैं पहले फंक्शन से ये बात पूछ रहा हूं कि भाई एक्स की कौन सी वैल्यू आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो फंक्शन क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर में बैठा हूं, मुझे 0 मत बनने देना, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 नहीं बनने देना है। और इसका मतलब हो गया कि x माइनस 2 x प्लस 2 इसके फैक्टर होंगे, इसको 0 नहीं बनने देना है। इसका मतलब x को 2 और -2 नहीं बनने देना है, यानी x कह रहा कि मुझे 2 या -2 में से कुछ मत लगाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पहला फंक्शन कह रहा मैं मीनिंगलेस हो जाऊंगा। और क्योंकि हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा हमसे एक बार देख ले, हमसे पूछा द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो यकीनन डोमेन ऑफ डेफिनेशन में हम 2 और -2 को हटाने की पूरी कोशिश करें। हमारे डोमेन में 2 और -2 को हम मौका नहीं देंगे, क्योंकि अगर गलती से भी हमने मौका दे दिया इनको तो मेरा ये पहला वाला फंक्शन नाराज है, मुझे वैल्यू नहीं दे पाऊंगा फिर मैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर पे आप 0 को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये क्लियर है। हेलो अमन, लाइव चल रही है बेटे क्लास। कुछ बच्चे कंफर्मेशन के लिए मैसेज भेजते हैं कि लाइव है या नहीं है। चलिए, तो ये पहले में 2 और -2 ये दो वैल्यू पहले के हिसाब से तो मैं रिजेक्ट कर देता हूं। अब दूसरे में आते हैं log 10 बेस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इस वाले फंक्शन में आते हैं। लॉग का चैप्टर इससे पहले निपट चुका है, ये 4th लेसन है, 3rd हम करा चुके हैं। लॉगरिथम नाम से 3 क्लास हुई थी उस पर, लाइव क्लासेस। तो लॉग का रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जो टर्म लॉग में लिखा है इनसाइड उसे पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो लॉग के हिसाब से कंडीशन बन गई कि एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग के रेस्ट्रिक्शन एक बार समरी हल्की से दे देता हूं कि लॉग में जो टर्म आप लिखते हैं उसे 0 नहीं होना चाहिए, उसे नेगेटिव नहीं, है ना। तो इसको 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ये हो सकता। और बेस पे तो चलिए यहाँ पर 10 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 से ग्रेटर बनाना है, तो इसके फैक्टर तोड़ लेता हूँ। एक्स को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। अब इसके फैक्टर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, हमें इन तीनों के प्रोडक्ट को 0 से बड़ा बना। अब यहाँ पर थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड के एक टॉपिक का यूज करूंगा। जब हम 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो वैल्यू निकालने के लिए कि कौन सी वैल्यू फेजिबल है, हमें ग्राफ बनाते थे। वहां केवल क्वाड्रेटिक में बनाते थे, यहाँ 3 पावर में थोड़ा सा उस ग्राफ को बनाऊंगा। हालांकि ये टॉपिक अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ईमानदारी से बताऊं तो। अभी मैंने सेट थ्योरी कंप्लीट किया है, 11th का रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट किया है, लॉगरिथम पढ़ा दिया है पूरा, और अब मैं रिलेशन फंक्शन। तो इनइक्वेशन का भी नंबर आएगा, लेकिन इस सवाल के लिए मुझे थोड़ा सा इनइक्वेशन की जरूरत पड़ी। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूं। हमें एफ का डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकालना है। हमें दोनों फंक्शन से बारी बारी से पूछना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यू आपके लिए सुटेबल है। पहले फंक्शन ने तो अपनी राय दे दी, उसने कहा कि 2 और -2 मत लगाइए, बाकी सब मैं एक्सेप्ट करूंगा। दूसरे फंक्शन से जब हमने पूछा तो उसने बोला कि लॉग के अंदर जो टर्म है उसे नेगेटिव मत बनने देना, 0 मत बनने देना, बाकी कुछ भी हम चला लेंगे काम। तो ठीक है, मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि लॉग के अंदर का टर्म 0 से बड़ा रहना चाहिए। अब जब मैंने इसके फैक्टर तोड़े तो इतने सारे फैक्टर बन गए भाई, बन गए इतने। अब इसका मैं चित्र बना रहा हूं, ये वेवी कर्व एक बार समझें। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये जो पहला वाला x है ये x बराबर 0 है, इक्वलेंट। दूसरा सॉल्व करने पर x बराबर 1 मिलेगा और तीसरे को सॉल्व करने पर -1। कैसे सॉल्व करते देख लो। ये जो 3 टर्म आपके पास आए, आप इनको बारी बारी से 0 से कंपेयर कीजिए, इसको, इसको और इसको। तो आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, 0, 1 और -1। उन तीनों को आप इस वेव लाइन, नंबर लाइन पे दिखा दें, और अब इनको नंबर लाइन पे ऑर्डर से दिखाइएगा, बड़ी वैल्यू को राइट साइड, छोटी वैल्यू को लेफ्ट। फिर एक ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कीजिए जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे वेव के रूप में चलता रहे। ये ग्राफ क्यों बनाया जाता है एक बार समझेंगे सभी बच्चे, जो नहीं जानते वो भी समझे, और जो जानते हैं तो फिर क्या बात है, तो बेस्ट है। तो इस तरीके की वेव बना के हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल कैसे हो। हम क्या चाहते हैं पहले इसको समझे। हम चाहते हैं कि x, x-1 और x+1 को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाए। तो जब हम ये वेव बनाते हैं तो मेरे बच्चों, वेव का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है ये पॉजिटिव आंसर देता है, और ये जो निचला हिस्सा होता है नेगेटिव। यानी अगर कोई मुझसे कह रहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव बनाना है, 0 से बड़ा बनाना है, तो मैं ऊपरी हिस्से पे काम करूंगा। तो जो जवाब निकला मैं उसको पेरो रहा हूं, समझिए क्या जवाब आया। जवाब ये आया कि 1 से बड़े नंबर
एक्सेप्टेबल है और 0 से -1 के बीच के नंबर एक्सेप्टेबल हैं, बाकी सब रिजेक्ट, क्योंकि और कहीं अगर आप गए तो नेगेटिव आने लगेगा लॉग के अंदर। तो लॉग के अंदर के टर्म को पॉजिटिव अगर बनाए रखना है तो रेस्ट्रिक्शन आई है x को -1 से 0 के बीच में रखिए, या अपने x से बोल दीजिए कि वो 1 को पार करके आगे निकल जाए। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो भी पॉजिटिव आंसर मिलेंगे और 0 से -1 के बीच में होगी तो भी पॉजिटिव आएंगे। तो इस दूसरे फंक्शन ने अपनी डिमांड बता दी। अब भैया पहले ने भी अपनी डिमांड बता दी, दूसरे ने भी। आइए नंबर लाइन से पूछ लेते हैं क्या क्या आंसर फीजिबल है, क्या क्या पॉसिबल है। ये मेरी नंबर लाइन, पहले ने बोला कुछ भी लगा लो, सब एक्सेप्टेबल है, केवल 2 और -2 को छोड़ो। ठीक है, हम पहले का सम्मान करते हैं। 2 पर मैं एक सर्किल बना देता हूं, -2 पे भी सर्किल। इन दोनों को मौका किसी भी हालत में नहीं दूंगा क्योंकि मुझे दोनों फंक्शन की रिस्पेक्ट करनी। अच्छा, दूसरा फंक्शन कह रहा है 0 से -1 के बीच में रहिएगा सर, 0 से -1 के बीच में रहिएगा या 1 से ऊपर निकल जाइएगा। तो 1 से ऊपर सब कुछ एक्सेप्टेबल है इस फंक्शन को, तो 1 के ऊपर चलिए मैं सारे आंसर्स को एक्सेप्ट करूंगा लेकिन 2 को छोड़ दूंगा, क्योंकि 2 को ले लूंगा तो पहले फंक्शन के लिए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। नीचे की तरफ 0 से शुरू करके -1 तक मैं कुछ भी ले सकता, तो जब मैं 0 से -1 तक के नंबर लूंगा तो -2 का वैसे ही नंबर नहीं आएगा। तो नीचे की तरफ 0 से -1 तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब इन सभी रेस्ट्रिक्शन को लगा के जो ओवरऑल आंसर आया वो कैसे लिखा जाएगा एक बार समझिए। -1 से 0 तक के सारे नंबर एक्सेप्टेबल हैं यू ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरवल ओपन है। इस इंटरवल को देखिए, इक्वल का साइन यहाँ भी नहीं है। यूनियन 1 से लेकर 2 तक सब एक्सेप्टेबल है, यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक सब एक्सेप्ट। ये 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर इनफाइनाइट को डायरेक्ट 1 से इनफाइनाइट मत लिखिएगा, क्योंकि हमको 2 को हटाना है। तो 2 को एक्सक्लूड करने के लिए ओपन इंटरवल में 2 को लिखना पड़ा ताकि 2 को मौका ना। जब हम इस तरह से, ये मैंने सेट थ्योरी में पढ़ाया है कि जब हम ओपन इंटरवल में 1,2 लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है 1 से 2 के बीच के सारे, लेकिन 2 और 1 नहीं लिए जाएंगे। ऐसे ही जब हम 2 से इंफिनिटी लिखते हैं मतलब 2 से बड़े सारे, मगर 2 को मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ओपन इंटरवल में 2 लिख करके हमने 2 को हटाने की कोशिश। 2 को क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि हमारा पहला फंक्शन 2 को लेने को तैयार। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। अब आप ऑप्शंस में मैच करा ले, जो ऑप्शन इस आंसर से मैच कर जाए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। मुझे लगता है C -1 से 0, 1 से 2, 2 से इनफिनिटी, ये मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसको कर ले। 127 कंप्लीट। आगे बढ़ते जाइए। 128, 9, 30 आप ट्राई करिएगा। 31, 32, 33, 37 पे मैंने अगला मार्क किया है। इस पे आइए सीधी सी 137 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 एक बार पढ़ना पड़ेगा पहले आपको। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हर फंक्शन अपने आप में ना एक डिफरेंट कैटेगरी रखता है, और इस पूरी सीट में टोटल 180 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ 30-40 मैंने चुन चुन के कराए हैं। बाकी सीट पूरी आपको दूंगा, आप सारे ट्राई, जो नहीं बनता उसे भेजें, क्योंकि इस फंक्शन के सवाल चैलेंजिंग होते हैं। हर सवाल अलग तरीके से सॉल्व होने की कंडीशन आ सकती है, तो ध्यान ज्यादा देना पड़ता है इस चैप्टर में। ठीक ना, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है और चैप्टर के कंपैरेटिवली। द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू -12 प्लस, यानी फंक्शन कैसा है पहले मैं लिख देता हूं अपनी नोटबुक में। f एक फंक्शन है जिसके डोमेन में तो सारे रियल नंबर पड़े हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन को डोमेन में -12 से +12 के बीच के ही नंबर। इंटरवल मैंने क्लोज लगा दिया, इन्होंने क्या लगा? इन्होंने भी क्लोज लगाया। ठीक है, यानी को डोमेन में, यानी आंसर के रूप में, इमेज के रूप में जो नंबर आएंगे वो -12 से +12 के बीच। ठीक है। द फंक्शन f इज फ्रॉम रियल नंबर टू दिस डिफाइंड एज fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और फंक्शन की डेफिनेशन दी है fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये दे करके कहता है आप बताइए ये फंक्शन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव। चेक करना है इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है, या तो, है ना। और साथ में एक ऑप्शन इन्वर्टेबल भी लिखा कि इन्वर्टेबल है कि। ठीक। तो द फंक्शन f इज फ्रॉम r2 -1/2 टू +1/2 डिफाइंड एज fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आपको चेक करना है ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, इन्वर्टेबल है, क्या क्या फीचर है। आइए पोस्टमार्टम करते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं फंक्शन का। अच्छा, ये मानते हुए इसका एनालिसिस करूंगा कि आप लोगों ने अभी कैलकुलस नहीं पढ़ा। अभी जितना मैंने पढ़ा है उस सीमाओं में बंध करके काम करूंगा, क्योंकि कैलकुलस अगर बीच में आए फिर तो बहुत सारे तरीके होते हैं डिफरेंशिएशन के बाद। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे बिना किसी टूल के, डिफरेंशिएशन के बिना, केवल अलजेब्रा के बेसिक्स से, जो हम 10th क्लास तक भी जाने। तो f एक फंक्शन है रियल नंबर से -12 से +12 के बीच में। fx का वैल्यू आपके सामने है, आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव यानी 1 1 ऑन 2 दोनों फीचर रखता है कि नहीं रखता, और ये इन्वर्टेबल है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मान लीजिए x1 x2 दो रियल नंबर है, ध्यान से देखिएगा। माना x1 x2 दोनों रियल नंबर है। ठीक। और मान लीजिए एंड लेट fx1 बराबर fx2। वही तरीका जो हमेशा मैं बताता हूं, जब मुझे 1 1 प्रूफ करना होता है तो मैं इमेजेस को बराबर मान के ऑब्जेक्ट को बराबर करता हूं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लेट fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज दैट x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। और अब मैं इसको सॉल्व करता रहता हूं पूरा, आप देखते जाइए। ये मैंने डिनोमिनेटर शिफ्टिंग कर दी है अपोजिट साइड, तो कुछ ऐसा बना। इसको भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देता हूं, x2 प्लस x2 x1 स्क्वायर।
स्क्वायर। ये मैंने क्या क्या किया आप समझ जाइए, इसे वहां भेज दिया, इसे यहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बन गया है। अब सारे टर्म में एक तरफ सारा जमाने के बाद ही आपको बताऊंगा। ये x1 माइनस x2 हो गया और उस तरफ है x2 x1 का स्क्वायर माइनस x1 x2, ये दोनों उस तरफ चलेगा। ये तो x1 माइनस x2 बन गया, देखते जाइएगा। और यहाँ x1 x2 कॉमन लेने के बाद ये भी x1 माइनस x2 बन गया। क्या बात, सबको एक तरफ बुलवा लिया। x1 माइनस x2 तो पहले से ही यहाँ है, इसको माइनस करके इसी तरफ। यहाँ पर कई बच्चों का पेन तलवार की तरह उड़ जाता है, वो x1 माइनस x2 को ऐसे काट दे। काटना, वेरिएबल को काट करके आप ऑप्शंस को घटाते हैं, तो नंबर्स को काटा करिए। 2 से 2 काट दिया, 3 से 3 वो चलता है वेरिएबल्स। और अब दोनों से x1 माइनस x2 को कॉमन ले लिया, तो पहले ब्रैकेट में 1 बचा, दूसरे में x1 x2 एंड दिस इज इक्वल टू g। अब क्या नतीजा निकला, उस नतीजे पर आइए। एक आंसर निकला है x1 बराबर x1 बराबर x2 और एक निकला है x1 बराबर 1 बाय x2। जबकि अगर ये फंक्शन 1 1 होता मेरे बच्चों, तो x1 बराबर x2 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन x1 का x2 भी आ जाना और x1 का 1 अपॉन x2 आ जाना, ये साबित करता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और अगर 1 1 नहीं है तो फिर इन्वर्टिबल भी, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था थ्योरी में, मेरे देख सकते हैं आप लोग पिछले लेसन्स में जाके, पिछली लाइव क्लासेस में जाके हमने डिस्कस किया था कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों फीचर रखता है वही इन्वर्टिबल हो सकता है। ये इन्वर्टिबल तो ना ये 1 1 है ना ये इन्वर्टिबल है। तो क्या क्या गलत हो गया देखिए, पहले ऑप्शन में लिखा था ये इंजेक्टिव है, बिल्कुल गलत बात लिख रहा है, इंजेक्टिव तो है ही नहीं। और चौथे में लिख रहा कि ये इन्वर्टिबल है, ये भी गलत हो गया। अब हमारा आंसर बी और सी के बीच में ही छुपा हो, इंजेक्टिव तो ये नहीं है। अब सब्जेक्टिव चेक है, ठीक है ना, ये 1 1 और इन्वर्टिबल नहीं है, 1 1 नहीं है इसलिए इन्वर्टिबल भी नहीं है। इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू चेक। क्या तरीका बताया था ऑन टू के लिए, याद करिए। ऑन टू के लिए मैंने बोला था कि आप fx को y लिख करके फंक्शन को पलटाने की कोशिश। तो डोमेन में रियल नंबर है, कोडोमेन में माइनस हाफ से प्लस हाफ। हमें पता करना है कि क्या डोमेन कोडोमेन के रखे हुए सारे वैल्यूज डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो फिर ऑन टू। अगर आप एक भी ऐसा कोडोमेन का वैल्यू बता पाए माइनस हाफ से हाफ के बीच में जिसका डोमेन में रिलेटिव नहीं, तो फिर ये ऑन टू नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, fx को y लिख लेता हूं, y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब सबको एक तरफ ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, यानी y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब बात गौर करिए, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है और आप जानते हो x डोमेन से उठा था। x कहां से उठा था, डोमेन से। डोमेन किसका है, सारे रियल नंबर। इसका मतलब x की जगह सारे रियल नंबर एप्लीकेबल है। और ये बात 10th का स्टूडेंट भी जानता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू रियल है, वो इमेजिनरी नहीं है, तो बी स्क्वायर 4ac से ग्रेटर, बी स्क्वायर को 4ac से ग्रेटर या इक्वल होना। पढ़ाया बी स्क्वायर, बी और ac किसको बोल रहा हूं आप समझते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर में लिखा है ये a है, जो x में लिखा है -1 ये b है, और जो ये y लिखा है ये c। वैसे ग्राफ बना के इस क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से मैं समझा देता, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ अभी आप लोगों से डिस्कस करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। कम से कम कोऑर्डिनेट सब निपट जाए तो थोड़ा बहुत रेखा चित्र बनाना सिखा देंगे, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि 10th लेवल तक की बातों से निपट। जब बहुत मजबूरी हो जाती तभी मैं कोई एडिशनल थीम यूज कर रहा हूं फिलहाल। जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करते जाएंगे हमारे हाथ खुलते जाएंगे, फिर हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी लगाए। लेकिन अभी मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि मैंने आपको केवल सेट पढ़ाया है, 11th का रिलेशन फंक्शन पढ़ाया और लॉग पढ़ाया, तो मैं कम टूल यूज कर, ठीक है ना। ऑर्डर में चलेंगे, तो अब ये बन गया इतना। अब एबीसी की वैल्यू y -1 और c यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा -1 स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 4 इंटू y, और ये बन जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 4y स्क्वायर। देखते जाइए, 4 को उस तरफ भेज दीजिए तो 1/4 इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, 1/4 को इसी तरफ ले आइए, 0 इज ग्रेटर देन y माइनस 1/2, y प्लस 1/2। मैंने क्या किया समझ लीजिए, पहले 1/4 को इस तरफ लाया तो बन गया y स्क्वायर माइनस 1/4 इज लेस देन 0, फिर मैंने फैक्टर तोड़ा, y स्क्वायर माइनस 1/4 को y प्लस 1/2, y माइनस 1/2। फिर से एक बार वे भी करवा आप लोगों के सामने, ये हाई स्कूल में ही बच्चा बनाना जानता है। एक आ रहा है प्लस हाफ, एक आ रहा है माइनस हाफ, और वेव हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाती है ऐसे, और आपसे बोला गया है कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस माने निगेटिव करके दिखा। तो वेवी कर्व में निगेटिव हिस्सा कौन सा है आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, ये वाला हिस्सा। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि y का वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आप खुद बताइए, अगर y ये स्वीकार कर रहा है, y कौन है, अब समझिए y किसको बोला आपने इस सवाल को सॉल्व करते समय fx को y नाम दिया था, ये आपने fx का नाम y रखा क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में fx को y नाम से पुकारा था, तो यानी कि y इमेजेस है। और अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि हर y
जो माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में है वो इमेज बनना चाहिए। एफ एक्स को ही आपने y बोला था और अभी हमने साबित कर दिया कि y की वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में कुछ भी हो सकती है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि कोडोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड है और इससे सिद्ध हो गया कि ये फंक्शन ऑन सो ये फंक्शन ऑन टू है और ऑन टू है मतलब सर्जेक्टिव है। तो मैं इसे सर्जेक्टिव की उपाधि दे देता हूं। सर्जेक्टिव है। अब ऑप्शन आप मैच करा लीजिएगा। सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बी मैच, यानी बी ऑप्शन। ये सर्जेक्टिव तो है मगर इंजेक्टिव नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव भी नहीं हो पाया। बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। चलिए, तो ये 137 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं इसके, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगली क्लास में शुरू करेंगे इसके आगे। तब तक आप इतना प्रैक्टिस करते रहिए।